हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में तीसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में हम आपको नियंत्रण और समन्वय के बारे में पूरे विस्तार से बताए थे और इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट हम आपको पिछले वीडियो में ही कंप्लीट करा दिए थे। तो यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं इस चैप्टर का तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक यह पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। और पिछले वीडियो में हम आपको हार्मोन के बारे में भी कुछ बताए थे और तंत्रिका तंत्र के बारे में भी बताए थे। तो यदि आप लोगों को यह चैप्टर पूरा समझना है तो आप लोगों को हार्मोन और तंत्रिका तंत्र के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जितने सारे भी प्रश्न हम आपको बताएंगे सभी प्रश्न में यह हार्मोन और तंत्रिका तंत्र का जिक्र आएगा। तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। और यदि आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें सबसे अंतिम प्रश्न हम आपको बता रहे थे कि पादप हार्मोन क्या होता है। इसी के बारे में हम आपको पिछला क्लास में सबसे लास्ट क्वेश्चन बताए थे। तो वहां पर सिर्फ हम आपको पादप हार्मोन का परिभाषा बताए थे और बोले थे कि अगले क्लास में पादप हार्मोन के बारे में हम पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। तो आज हम आपको सबसे पहले पादप हार्मोन के बारे में बताएंगे। इसके अलावा पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं यह भी बताएंगे, और पादप हार्मोन चाहे जितने प्रकार के भी होते हैं उन सभी का क्या काम होता है इसके बारे में भी हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। यानी कि आज आपको पादप हार्मोन के बारे में पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और पूरे ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा ताकि एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग समझेंगे कि पादप हार्मोन क्या है। लेकिन इसके पहले दो छोटे छोटे प्रश्न बच गए हैं जिसे हम लोग सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे, जिसके बारे में शायद आप पहले से भी जानते होंगे। और अधिकांश बार यह दोनों प्रश्न लघु उत्तरीय में पूछ देता है, इसलिए हम लोग पादप हार्मोन समझने के पहले यह दोनों छोटे प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं। जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफिल क्या है, यह पौधा के किस भाग में पाया जाता है। तो आप लोग क्लोरोफिल के बारे में, जिसको कि पर्णहरित भी बोला जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग हरा कैसे होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। यह बात तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो बस इसी चीज को लिख देना है कि जो क्लोरोफिल होता है एक प्रकार का वर्णक होता है जिसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम आपको पहले नंबर चैप्टर में बताए थे, जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों होता है, क्योंकि पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के लिए ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने के लिए क्लोरोफिल बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। और क्लोरोफिल पेड़ पौधों के कौन से भाग में पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मीसोफिल कोशिका में पाया जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कोशिका पाया जाता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी बहुत सारे कोशिका पाया जाता है। और इसी बहुत सारे कोशिका में से एक कोशिका होता है जिसका नाम है मीसोफिल कोशिका, और इसी कोशिका में पेड़ पौधों में पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आज के बाद से यदि आपसे पूछा जाएगा कि कौन से कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आपको बताना है कि मीसोफिल कोशिका में। और ध्यान रखिएगा कि इसके कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है, यानी कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का कैसा होता है, हरा होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है या फिर क्यों होता है, तो आप लोगों को बताना है कि क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित के कारण। चाहे क्लोरोफिल बोल लीजिए या फिर पर्णहरित बोल लीजिए, दोनों एक ही नाम है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति का दो नाम होता है उसी प्रकार से यह दोनों नाम एक ही चीज का है जिसका मुख्य काम होता है पेड़ पौधों की पत्तियों को हरा करना। तो उम्मीद करते हैं कि क्लोरोफिल के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि यह जो क्लोरोफिल होता है एक प्रकार का वर्णक होता है जिसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और यह कहाँ पाया जाता है, तो यह पौधों के मीसोफिल कोशिका में पाया जाता है। और इसका मुख्य काम होता है, यानी कि यह क्या काम करता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा करता है। तो क्लोरोफिल के बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम आपको प्रकाश के प्रकाशानुवर्तन के बारे में बताते हैं।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रकाशानुवर्तन के बारे में तो आप पिछले क्लास में ही बता दिए थे, तो फिर दोबारा क्यों बता रहे हैं। तो आप लोग गौर से यहाँ पर देखिएगा, हम आपको जो बताने वाले हैं वह पिछले क्लास में नहीं बताए थे। आप लोगों को पिछले क्लास में हम अनुवर्तन के बारे में बता रहे थे, और अनुवर्तन 4 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला हम आपको बताए थे प्रकाशानुवर्तन, यानी कि यदि पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों का जो वृद्धि होता है वह प्रकाश की दिशा में होता है, सूर्य के प्रकाश की दिशा में होता है, उसे हम लोग प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। लेकिन वहां पर हम आपको यह बात नहीं बताए थे कि प्रकाशानुवर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और दूसरा होता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो यहां पर हम आपको धनात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या है और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या है इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न में यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछ देता है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या है, इसे चित्र के द्वारा दर्शाइए। तो चलिए हम आपको धनात्मक और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन के बारे में बताते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब पौधा की गति या वृद्धि सूर्य के प्रकाश की ओर होता है तो उसे हम लोग धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यानी हम आपको कल बता रहे थे कि यदि एक अंधेरे कमरे में एक पौधा लगा दिया जाए और किसी एक छोटे से खिड़की से सूर्य का प्रकाश उस कमरे में आने दिया जाए, तो जो पौधा का विकास होता है, जो पौधा का वृद्धि होता है, वह सूर्य के प्रकाश की दिशा में ही होता है। तो यदि सूर्य के प्रकाश के दिशा में पौधों का वृद्धि हो रहा है तो उसे हम लोग धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। लेकिन सीधे इसका उल्टा, यानी कि जब पौधा की गति या वृद्धि सूर्य के प्रकाश से दूर या फिर सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में होता है तो उसे हम लोग ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि यदि पौधा का विकास सूर्य के प्रकाश की दिशा में हो रहा है तो उसे हम लोग धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, और यदि पौधा का विकास सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में हो रहा है तो उसे हम लोग ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रकाशानुवर्तन के बारे में समझ गए होंगे कि प्रकाशानुवर्तन क्या है, जो कि पिछले क्लास में बताए थे, और धनात्मक और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या है, जो कि हम आपको अभी यहां पर बताए। तो उम्मीद करते हैं कि यह दोनों प्रश्न आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि इसे चित्र के द्वारा दर्शाइए। तो बस आपको एक सिंपल सा चित्र बना देना है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं। जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो पौधा का विकास हो रहा है वह सूर्य के प्रकाश की दिशा में हो रहा है, तो यह धनात्मक प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। लेकिन यही जो विकास हो रहा है यह सीधे इसका उल्टा हो जाए, जैसे सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है तो इधर से ना होकर के इसका विकास यदि इधर हो जाए तो यह ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए हम आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं कि पादप हार्मोन क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, वर्णन करिए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह वाला जो प्रश्न है यह सब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है और इससे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पादप हार्मोन का परिभाषा तो हम आपको पिछले क्लास में ही बता दिए थे कि पौधों के बीच जैविक क्रियाओं के समन्वय स्थापित करने में जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे पादप हार्मोन कहते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधा होता है उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए, यानी कि संतुलन स्थापित करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन बोलते हैं। और पादप हार्मोन का दूसरा नाम हम आपको बताए थे कि इसका दूसरा नाम फाइटो हार्मोन भी होता है। तो पादप हार्मोन का परिभाषा हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे और यहां पर भी बता दिए। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर यह पादप हार्मोन कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पादप हार्मोन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है जिबरेलिन। सबसे पहला होता है जिबरेलिन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जिबरेलिन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बारी बारी से बाकी सभी प्रकार के बारे में समझेंगे। तो चलिए जिबरेलिन का क्या काम होता है इसको आप लोग ध्यान से समझिए कि जिबरेलिन का खोज कब हुआ था, जिबरेलिन का खोज किसने किया था, इसका मुख्य काम क्या होता है, जिबरेलिन कितने प्रकार का होता है, यह सभी बात हम लोग यहां पर समझेंगे। तो चलिए हम लोग जिबरेलिन के बारे में समझते हैं कि यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जिसका खोज कब हुआ था, तो 1962 ईस्वी में हुआ था। और इसका खोज किसने किया था, तो कुरोसोवा ने किया था। ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक का नाम था कुरोसोवा, और इसी के द्वारा यानी कि कुरोसोवा के द्वारा ही जिबरेलिन का खोज 1962 ईस्वी में किया गया था। और यह जो जिबरेलिन होता है यह 6 प्रकार के होते हैं, G1, G2, G3, G4, G5 और G6। अब
आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह G1 G2 G3 है क्या। तो देखिए सिर्फ जिब्रेलिन का प्रकार को यहाँ पर संकेत के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे जिब्रेलिन का जो फर्स्ट अक्षर होता है वह G से शुरू होता है और यह 6 प्रकार का होता है, इसलिए G1 G2 G3 G4 G5 और G6 दे दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जिब्रेलिन के बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन होता है, इसका खोज 1962 ईस्वी में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, तो कुरोसोवा के द्वारा हुआ था। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर यह जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिब्रेलिन का मुख्य कार्य होता है बौना पौधा को लंबा करना। जिस प्रकार से मानव में हार्मोन की वजह से लंबाई बढ़ता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी हार्मोन की वजह से ही लंबाई बढ़ता है। और वह कौन सा हार्मोन है जिसके कारण पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ता है, तो वह जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन का पहला कार्य तो हो गया कि बौना पौधा को लंबा करना। दूसरा कार्य हो जाता है कि जो पेड़ पौधों का जो तना होता है उसकी लंबाई में वृद्धि करना, यानी कि पेड़ पौधों का तो विकास करता ही है, साथ ही साथ पेड़ पौधों के तनों का भी विकास करता है। उसके बाद तीसरा इसका प्रमुख काम है बीज अंकुरन में सहायता करना। आप लोग जानते होंगे कि किसी प्रकार का बीज आप लोग बोते हैं तो वह अंकुरित होता है, तो उसमें सहायता कौन करता है, तो यह जिब्रेलिन नामक हार्मोन ही करता है। उसके बाद चौथा है बीज रहित फल का विकास करना और पांचवा है कि पत्ती को चौड़ा एवं मोटा करना। तो मुख्य रूप से जिब्रेलिन का यही 5 काम होता है। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि जिब्रेलिन क्या है और जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा कि जिब्रेलिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है जिसका खोज 1962 ईस्वी में वैज्ञानिक कुरोसोवा के द्वारा हुआ था और यह 6 प्रकार के होते हैं और इसका मुख्य काम है बौना पौधा को लंबा करना, तने की लंबाई में वृद्धि करना, बीज अंकुरन में सहायता करना, बीज रहित फल का विकास करना और पत्ती को चौड़ा एवं मोटा करना। तो पहला हार्मोन के बारे में तो आप लोग समझ गए जो कि जिब्रेलिन है। उसके बाद दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है एथिलीन। आप लोग ध्यान रखिएगा, दूसरा हार्मोन है एथिलीन। तो एथिलीन के बारे में हम लोग लिखेंगे कि यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जो पेड़ पौधों में प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि पेड़ पौधों में कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो आप लोग को बताना है एथिलीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो एथिलीन होता है वह प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाता है और इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं और इसका मुख्य काम होता है क्या, फल पकाना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एथिलीन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आपको बताना है फल पकाना। या फिर इसी क्वेश्चन को उलट करके पूछा जाएगा कि फल पकाने वाला पादप हार्मोन कौन सा होता है, तो आपको बताना है एथिलीन। तो उम्मीद करते हैं कि एथिलीन के बारे में और एथिलीन के काम को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, फल को पकाना। ठीक है, इसका काम क्या है, फल को पकाना, इसलिए इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। तो चलिए दूसरा हार्मोन के बारे में भी आप लोग समझ गए। अब उसके बाद तीसरा हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला हम आपको बताए जिब्रेलिन, दूसरा बताए एथिलीन और तीसरा है ऑक्सिन। तो ध्यान रखिएगा कि ऑक्सिन एक पादप हार्मोन होता है जो सबसे प्रमुख माना जाता है। इसकी खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। किसने किया था, तो 1880 ईस्वी में डार्विन नामक एक वैज्ञानिक ने ऑक्सिन का खोज किया। यह पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाता है जिसको आप लोग फुतलुंगी बोलते हैं, जो सबसे ऊपर में होता है। जो पेड़ पौधों का सबसे अंतिम भाग होता है उसी को शीर्ष भाग बोला जाता है और वहीं पर ऑक्सिन नामक यह पादप हार्मोन पाया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह फुतलुंगी पर यानी कि शीर्ष भाग पर क्या करता है यह हार्मोन, इसका कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य रूप से कार्य होता है जो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। पहला कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना, यानी कि पेड़ पौधों में जो कोशिका पाया जाता है उसका विभाजन करना। दूसरा कार्य होता है जड़ निर्माण में सहायता करना, यानी कि जड़ को और ज्यादा मजबूत बनाना। उसके बाद तीसरा कार्य होता है फसल गिरने से बचाना। जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि फल जब पक जाता है तो अपने से नीचे टूट करके गिर जाता है, यानी कि वहां पर से ऑक्सिन नामक जो हार्मोन है वह अब समाप्त हो गया। जब तक वहां पर ऑक्सिन नामक हार्मोन होगा तब तक वह फल को या
फिर फसल को गिरने नहीं देगा। हाँ, जबरदस्ती करने पर या फिर अगर जोर से हवा चलेगा तो वह जरूर गिर जाएगा, लेकिन उसको मजबूती प्रदान करता है यही ऑक्सिन नामक हार्मोन। उसके बाद चौथा, खरपतवार को नष्ट करना। जैसे मान लिया जाए कि पेड़ पौधों का कोई पत्ती सूख गया तो उसको अपने से नीचे गिरा देगा। यह काम कौन करता है? तो ऑक्सिन नामक हार्मोन ही करता है। तो 3 प्रकार के हार्मोन हम आपको बता दिए। अब उसके बाद चौथा होता है साइटोकाइनिन। ध्यान रखिएगा, यह चौथा हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। तो कुल मिलाकर के 4 हार्मोन हम आपको बताए, जिसमें सबसे पहला बताए जिब्रेलिन, दूसरा बताए एथिलीन, उसके बाद तीसरा बताए ऑक्सिन और चौथा है साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है जिसका खोज 1955 ईस्वी में मिलर ने किया था। कि ध्यान रखिएगा किसने खोज किया और कब खोज किया, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो साइटोकाइनिन नामक हार्मोन का खोज किसने किया? तो 1955 ईस्वी में मिलर ने किया था। और इसका प्रमुख कार्य होता है बीज अंकुरन में सहायक, यानी कि बीज को अंकुरित करने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद ऑक्सिन की सहायता से कोशिका का विभाजन करना, यानी कि यह ऑक्सिन का मदद लेकर के कोशिका का विभाजन भी कर सकता है। और उसके बाद यह पर्णहरित को नष्ट होने से बचाता है, यानी कहने का मतलब कि पेड़ पौधों को सूखने से बचाता है। क्योंकि जब पर्णहरित नष्ट हो जाएगा तो पेड़ पौधा सूख जाएगा, क्योंकि उसका रंग फिर हरा नहीं रह जाएगा। और जब रंग उसका हरा नहीं होगा तो पेड़ पौधा सूख गया। तो पेड़ पौधों को सूखने से कौन बचाता है? यह साइटोकाइनिन नामक हार्मोन बचाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हार्मोन के बारे में अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यदि आपसे यह वाला प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा, यानी कि 5 नंबर का पूछा जाएगा कि पादप हार्मोन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो पादप हार्मोन के बारे में भी हम आपको बता दिए कि पौधों के बीच जैविक क्रियाओं के समन्वय स्थापित करने में जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है उसे पादप हार्मोन कहते हैं। और पादप हार्मोन 4 प्रकार के होते हैं, जिब्रेलिन, एथिलीन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो यह चारों हार्मोन के बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर आपका पादप यानी कि पौधा से संबंधित जितना भी नियंत्रण और समन्वय है यहाँ पर आपका समाप्त हो गया। अब हम आपको जितने सारे भी प्रश्न बताएंगे वह जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय से संबंधित बताएंगे। तो पौधों के बारे में जितना कुछ भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना था वह पूरा हम आपको बता दिए। इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बचा हुआ होगा तो उसको हम लोग आगे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अब हम लोग चलेंगे जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय को पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहला नंबर प्रश्न देखेंगे कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, क्योंकि अभी के बाद से हम लोग जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय को देखेंगे। अभी तक हम आपको जो कुछ भी पढ़ा रहे थे, जो कुछ भी बता रहे थे, वह पेड़ पौधों के बारे में बता रहे थे कि पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। लेकिन यहाँ के बाद से अब हम लोग जीव जंतुओं में और मानवों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है इसको देखेंगे, और इससे संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न यही है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो हम आपको बताए थे कि रासायनिक समन्वय जंतुओं में हार्मोन के द्वारा होता है। तो बस हम लोग इसी चीज को लिखेंगे कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय रासायनिक यौगिकों के द्वारा होता है, जिसे हार्मोन कहते हैं। और हार्मोन मंद गति से कार्य करता है। हम आपको बताए थे कि जो हार्मोन होता है वह धीरे धीरे कार्य करता है, लेकिन जो तंत्रिका तंत्र होता है वह बहुत तेज गति से काम करता है। लेकिन यहाँ पर रासायनिक समन्वय पूछ रहा है तो यहाँ पर कार्बनिक रसायन के बारे में पूछा जा रहा है। तो कार्बनिक रसायन में क्या होता है? हार्मोन ही होता है। तो जवाब होगा कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय रासायनिक यौगिकों के द्वारा होता है, जिसे हार्मोन कहते हैं। हार्मोन मंद गति से कार्य करता है, जो शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। यह हार्मोन क्या करता है कि शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। इसका स्राव एक विशेष प्रकार की ग्रंथि से होता है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। तो आप लोगों को बताना है कि हार्मोन का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में पदार्थों के संवहन के लिए कोई नलिका नहीं पाया जाता है, बल्कि रक्त के साथ मिलकर के शरीर के सभी भागों में फैल जाता है। यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि एक नली के जैसा संरचना होता होगा और उसी से हार्मोन निकलता होगा, तो नली के जैसा संरचना नहीं होता है। वह
हमारे खून के साथ ही मिल जाता है और शरीर के पूरे भागों में फैल जाता है और अपने कार्यों को संपन्न करता है। तो उम्मीद करते हैं कि हार्मोन किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करता है, किस प्रकार से रासायनिक समन्वय करता है, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। बस आपको सिंपल सा जवाब लिखना है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय एक रासायनिक यौगिक के द्वारा होता है जिसे हार्मोन कहते हैं, और यह हार्मोन बहुत ही मंद गति से काम करता है जो शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। इसका स्राव कहां से होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि कोई नलिका नहीं होता है बल्कि यह रक्त के साथ यानी कि हमारे खून के साथ मिलकर के ही शरीर के सभी भागों में फैल जाता है और अपने कार्यों को संपन्न करता है। तो यह चीज तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि कशेरुक जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि कशेरुक जंतु। अब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे कि कशेरुक जंतु हम लोग किसको कहते हैं, तो बस इसका सिंपल सा एक पहचानने का ट्रिक आप लोग समझ जाइए कि जिसमें हृदय होता है, जिसमें फेफड़ा होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी होता है, बस उसी को हम लोग कशेरुक जंतु बोलते हैं। तो जो कशेरुक जंतु होता है उसमें 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। जैसे मानव भी एक कशेरुक जंतु है, तो मानव में 3 प्रकार की ग्रंथि पाया जाएगा, जिसमें पहला होगा अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा होगा बाह्य ग्रंथि और तीसरा होगा मिश्रित ग्रंथि। अब अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन कौन सा ग्रंथि जुड़ता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, उसके बाद पैराथायराइड, उसके बाद यकृत हो गया जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं, उसके बाद अधिवृक्क हो गया और फिर जनन ग्रंथि। यह जितना हम आपको बताए 6 प्रकार के ग्रंथि, यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथि से ही निकलते हैं। उसके बाद दूसरा हम आपको बताए बाह्य ग्रंथि, जिसमें श्वेत ग्रंथि होता है, दुग्ध ग्रंथि होता है, श्लेष्मा होता है और लार ग्रंथि होता है, और मिश्रित ग्रंथि में सिर्फ अग्नाशय आता है। तो यहाँ से यह वाला चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके परीक्षा में पूछ देता है। अब इसके बाद जो हम आपको प्रश्न बताने वाले हैं, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन करें, और यह वाला प्रश्न हमेशा दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है 5 नंबर का। तो यदि आप लोग इस प्रश्न को भली भांति समझ जाते हैं तो परीक्षा में आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और इस प्रश्न को हम आपको कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं, ऐसे भी समझाएं, थ्योरी के माध्यम से भी समझाएं और उसके अलावा फिगर के माध्यम से भी समझाएं। लेकिन यह वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यह वाला प्रश्न हम आपको अगले वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको जो सबसे पहला नंबर प्रश्न बताएंगे वो भाई यही बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है और तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन करें। यानी कहने का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र क्या होता है, यानी कि हमारे शरीर में कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचता है, दिमाग हमारे शरीर के किसी भी अंग को कैसे ऑर्डर देता है, या कहां से होकर के जाता है, बीच का रास्ता कौन कौन है, यह सभी कुछ जो भाग है वह तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। तो आपको हम डायग्राम के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर को ऑर्डर देता है कि तुम यह काम करो, और कैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से जो ऑर्डर होता है वह हमारे दिमागों तक पहुंचता है। तो बस इसी चीज को हम लोग तंत्रिका तंत्र में देखेंगे। तो यह वाला भाग हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो यह वाला क्लास में हम आपको जितने सारे भी कुछ बताए, जितने सारे भी प्रश्न बताए, आपको कैसा लगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जितने सारे भी प्रश्न का उत्तर हम आपको बताए हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यदि आप लोग भली भांति समझ गए हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।